नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने विश्व की जनजातियों में एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। भील जनजाति विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति है। इस जनजाति का इतिहास प्राचीन काल से पुराणों में, महाकाव्यों में भी इसका वर्णन किया गया है। ऐसा का माना जाता है कि भगवान शंकर के पुत्र निषाद से इस जनजाति का उद्भव या उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर का पुत्र जो निषाद था, उसने भगवान शंकर का जो नंदी वृषभ था उसका वध कर दिया था, उसको मार दिया था, जिसके कारण से भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपने पुत्र को घर से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। और वह पुत्र गिरिकंदरों में, पहाड़ों में, पर्वत की श्रेणियों में निवास करता रहा, घूमता रहा और उसने एक नई जाति का उद्भव हुआ और उस जाति को भील जनजाति कहा जाता है। आगे सुनते हैं। ये जनजाति भारत में जनसंख्या की दृष्टि से संथाल व गोंड जनजाति के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी भारत में जितनी जनजातियां रहती है, उन जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे पर भारत में दो जनजातियां और है, संथाल व गोंड जनजाति। पहली बात, यह जनजाति राजस्थान में आदिवासी समूह की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कि राजस्थान में यह जनजाति आदिवासियों का जो जनसमूह है, आदिवासी जनजाति का की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अब भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा की मिलू शब्द से हुई।
बिल्लू का शाब्दिक अर्थ तीरंदाज होता है। पुराण काल में इस जनजाति उत्पत्ति महादेव उत्तर विशाल से हुई। ठीक है, अब इसकी जानकारी कर लेते हैं कि ये जनजाति बाद में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। संथाल और गोंड जनजाति के बाद में यह जनजाति राजस्थान में आदिवासी जनसमूह की दृष्टि से दूसरे स्थान में है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। बिल्लू का शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज यानी तीर चलाने वाला। पुराण काल में इस जनजाति की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई ऐसा माना जाता है। महाभारत काल में एकलव्य संबंध रामायण काल में माता सबरी का संबंध भी भील जाति से। इस प्रकार से महाभारत काल में तीरंदाज एकलव्य का संबंध भी भील जाति से था और रामायण काल में माता सबरी का संबंध भी भील जाति से था। एकलव्य तो एक धनुर्धर था जो अर्जुन से भी तेज धनुर्धर था और माता सबरी जिसने भगवान श्री राम को दंडकारण्य वन में अपने जूठे बेर खिलाए थे और बड़े चाव से भगवान ने वो बेर खाए थे। ये तो था भील जाति की उत्पत्ति के बारे में जानकारी। अब शारीरिक बनावट, इनका कद नाटा था। का कद नाटा, एक बात। दूसरी बात है इनकी आंखें थी वो, उसके बाद में नाक चौड़ी, आंखें लाल, रंग काला, यानी इनका कद नाटा था, नाक चौड़ी थी, आंखें लाल थी और रंग काला था।
इन लोगों की शारीरिक बनावट यानी शारीरिक विशेषता। इन लोगों का कद नाटा होता था, नाक चौड़ी होती थी, आंखें लाल होती थी, रंग काला होता था, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता था। ये बड़े ईमानदार परिश्रम करने वाले थे और इनके में देश प्रेम की बड़ी अच्छी भावना थी। महाराणा प्रताप नेपाल के साथ कितने युद्ध किए थे ना, उन युद्धों में भील जनजाति का बड़ा सहयोग रहा था। यानी बहुत मजबूत कर काटे के लोग थे, बहुत परिश्रमी थे और वो देश प्रेमी की मुख्य विशेषता थी। चोरी करना वो धार्मिक पाप मानते थे। ठीक है, भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, लेकिन वो चोरी नहीं करते थे, वो धर्म की दृष्टि से उसको पाप मानते थे। इतनी इनकी शारीरिक विशेषता थी, इतने अच्छे थे। इनका निवास क्षेत्र है, ये लोग दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में, अरावली पर्वतमाला में, सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ों में निवास करते हैं। यानी ये जहाँ ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ ये भील जनजाति के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से भारत में 4 राज्यों में ये भील जनजाति के लोग रहते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य भारत के भील जनजातियों के निवास के हैं। उन 4 राज्यों के कुछ जिले जो महत्वपूर्ण उनके निवास के लिए माने जाते हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। ये राजस्थान की 4 जिले हैं, यहाँ ज्यादा भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दार, झाबुआ और रतलाम, यहाँ भील जनजाति के लोग रहते हैं। गुजरात के अंदर है पंचमहल, बड़ौदा और महाराष्ट्र में अहमदनगर, औरंगाबाद और जलगांव। ये भील जनजाति के लोगों के रहने के स्थान या जिले या निवास क्षेत्र इसको कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट, भोजन, वस्त्र, आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह, औजार, ये आर्थिक क्रियाकलाप के मुख्य चरण थे। आखेट करना, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, निवास के लिए, 4-5 तरह से ये आर्थिक क्रियाकलाप करते थे। इस प्रकार से इन लोगों का आर्थिक जीवन चक्र। आर्थिक क्रियाकलाप में पहला था आखेट। ये शिकार करते थे, शिकार के साथ में खाद्य सामग्री का भी संग्रह करते थे। भोजन यानी पेट भरने के लिए शिकार भी करते थे और साथ में खाद्य सामग्री का उपयोग भी करते थे। कंदमूल और फल और फूल, कंदमूल जंगलों से कंदमूल ला करके और फल फूल को इकट्ठा करके स्वयं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते थे। जंगली पशुओं का शिकार करना, शिकार इनका मुख्य शौक था। ये लोग शिकार से अपना जीवन यापन भी करते थे। भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुक्कुट पालन, धीरे धीरे इन लोगों ने गाय, भैंस और कुक्कुट पालन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात इनमें से 80% लोग जिन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। वो कृषि 2 प्रकार की किया करते थे: पहाड़ी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि और मैदानी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि। पहाड़ी प्रदेशों में की जाने वाली कृषि जमीन या चिमाता कहलाती थी, यानी पहाड़ों के अंदर जो कृषि की जाती थी उसको जमीन या चिमाता कहते हैं। दूसरी थी मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि, इसको दजिया कहा जाता था। इस प्रकार से नंबर 2 आता है भोजन। ये लोग मक्का का भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग लेते थे। उत्सव में तीज, त्योहार, होली, दीपावली पर चावल और लापसी का भी उपयोग करते थे, या लापसी चावल लापसी बनाए जाते थे।
साथ और आर्टिस्ट के द्वारा ये रावड़ी बनाते थे, रावड़ी के भी शौकीन थे और मांसाहारी भी थे। महुआ से बनी शराब के आदि थे, बहुत व्यसनी थे, यानी महुआ की बनी शराब के वो बड़े शौकीन थे। भील जनजाति के लोगों के वस्त्र है। आजादी से पूर्व पुरुष पेड़ों की छाल से लेकर और स्त्रियां पेटीकोट पहना करती थी। ये आजादी से पूर्व में पुरुषों का वस्त्र था। वर्तमान काल में पुरुष कमीज, धोती, साफा और पैंट शर्ट का वस्त्रों के रूप में उपयोग करते हैं और स्त्रियां डागा, पांतली और लुंगी का उपयोग करती हैं। उसी प्रकार से लड़का या बच्चे लंगोटे का और लड़कियां गागरी में ओढ़नी का। इन लोगों की स्त्रियों में आभूषण पहनने की भी प्रथा थी, आभूषण और सजने संवरने की भी प्रथा थी। आभूषणों में चांदी, पीतल, तांबा आदि धातुओं के आभूषण पहनते थे और लाख और कांच की चूड़ियां भी स्त्रियां पहनती थी, इसका बड़ा शौक था। इस प्रकार से ये भील जनजाति के लोगों का आर्थिक, भोजन और वस्त्र था। हाँ बेटो, भील जनजाति के लोगों का निवास गृह, इनके घर पर किन प्रकार के घर होते थे? बिखरे हुए थे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी प्रकीर्णन किसको कहते हैं? प्रकीर्णन का तात्पर्य होता है अलग अलग बिखरे होना, तो इनके घर बिखरे हुए होते थे। ये झोपड़ियां या घर बनाते थे खेत के छोटे टुकड़ों में एक टीले पर बनाते थे। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस की बनी हुई होती थी। घर की दीवारें मिट्टी की बनाते थे, बांस और पत्थर के द्वारा भी बनाते थे। घरों की छतें खपड़ल से बनाते थे। छत भी होती थी। दीवारों को गोबर, लाल रंग, खड़िया आदि से खोदकर सजाई जाती थी, इनको सुंदर बना करते थे। एक तो गोबर के द्वारा, खटिया के द्वारा, लाल रंग। जिलों के छोटे गांवों के समूह को फुल्ला कहा जाता है। जिलों के छोटे गांवों को समूह को फुल्ला और बड़े गांव के समूह को पाल कहा जाता है। इस प्रकार से इनका ये निवास गृह था। और किस प्रकार का निवास गृह? आपसे पूछ ले, भीलों का निवास गृह किस प्रकार के घर होते थे? पर किन प्रकार के? औजार व बर्तन, औजार व बर्तन। औजारों में भील जनजाति के लोग धनुष, तलवार और बाण का प्रयोग करते थे। शिकार करने के लिए ये इन्हें मुख्य औजारों का इनका उपयोग करते थे। बाण दो प्रकार के थे, एक हरियो, एक रोग दो।
हरियो क्या है? भील जनजाति का शिकार करने का बाण। रोप को क्या है? इस प्रकार से पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा आता था जिसको फटकिया कहा जाता है। ये पक्षियों को पकड़ने के लिए, उनका शिकार करने के लिए फंदा बनाया जाता था। इस फंदे को फटकिया कहा जाता था। इनके बर्तन मिट्टी के बने होते थे। ये इनके चक्की भी होती थी, चक्की पत्थरों की बनी होती थी जो अन्न को पीसने का कार्य करती थी, और बांस के बने पाले भी होते थे। इस प्रकार से इन लोगों के औजार और बर्तन थे। समाज और संस्कृति। परिवार पितृसत्तात्मक समूहों में। नंबर 2, बहुपत्नी प्रथा, यानी समाज और संस्कृति में परिवार पितृसत्तात्मक थे, समूह में रहते थे, बहुपत्नी प्रथा। भील के जादू टोने भूत प्रेतात्मा समाज और संस्कृति। इनके परिवार पितृसत्तात्मक समूह में थे। पिता का ही परिवार पर, यानी परिवार का मुख्य पिता होता था। बहुपत्नी प्रथा, यानी एक आदमी अनेक विवाह कर सकता था, अनेक पत्नियां रख सकता था। इस प्रकार इनके समाज में ये प्रथा थी। भील के पिता द्वारा
कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, यानी लड़के का पिता लड़की वालों में लड़की का पैसे से रुपया देकर के या कुछ मूल्य देकर के उसका विवाह कराते थे, जिसे दापा कहा जाता है। ये जादूगरों ने भूत प्रेतात्मा में विश्वास करते अथवा ये क्या थे? अंधविश्वासी थे। ये अंधविश्वास वाले थे। गोल गादेड़ प्रथा, भील जनजाति में एक प्रथा थी जिसको गोल गादेड़ प्रथा कहते हैं, जिसमें क्या होता था? भील युग द्वारा शक्ति का प्रदर्शन करके या साहस के द्वारा कार्य किया जाता था, और कार्य करने के बाद वो व्यक्ति अपने विवाह के लिए युवती का चयन कर सकता था। इस प्रकार का वो अधिकार प्राप्त करता था, वो अधिकार गोल गादेड़ प्रथा कहलाता है। यानी भील युग के द्वारा शक्ति या साहस का प्रदर्शन करते हुए विवाहित युवती का चयन करना गोल गादेड़ प्रथा थी। इस प्रकार से ये प्रथा भी एक विशेष थी, इस प्रकार का इसका ये अधिकार बन जाता था लड़की का चयन करना। शिव के उपासक थे ओम मणि वे जखम नदियों के संगम पर संगोली जिसको वेनेश्वर मेला बनता है, जिसमें शिव जी की आराधना करते हैं, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। भील जाति के लोगों का रण दोष है। ठीक है, ये होली और दीपावली के प्रमुख पर्व होते थे। घूमर और घेर इनके मुख्य नृत्य हैं। शिव जी के ये उपासक थे। सोम माई और नदियों के संगम पर मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को वेनेश्वर मेला लगता है, जिसको वेनेश्वर धाम कहते हैं, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये वेनेश्वर बांसवाड़ा में, जिसमें ये लोग शिव जी की आराधना करते हैं। आदिवासियों का कुंभ वेनेश्वर मेला। वेनेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर। कब पड़ता है? मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को। हायरे हायरे, ये भील जनजाति के लोगों का रणघोष है। जब ये युद्ध में या कोई किसी प्रकार कठिन परिस्थिति में
किसी से गिर जाते हैं तो ये लोग फायरे इस प्रकार से रणघोष करते हैं। तो भील जनजाति के लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए। भीलों के गांव को पाल कहा जाता है। भीलों के जो गांव होते हैं ना, उनके गांवों को क्या कहा जाता है? पाल कहलाता है। और पाल का मुखिया भीलों के गांवों को पाल कहा जाता है। पाल का मुख्य गृहमती अर्थात इसको मार्गदर्शक या बोलावा कहते हैं। इस प्रकार से भील जनजातियों की समाज और संस्कृति हुआ करती थी। आधुनिक संस्कृति से संपर्क का प्रभाव। ये लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क आने से इनके जीवन शैली में, रहन सहन में और पहनावे में परिवर्तन हो गए। ये लोग पहले भोले भाले थे, वो चतुर चालाक हो गए। ये लोग शहरों में लगे रहने लगे, जंगलों को, दुर्गम स्थानों को इन्होंने छोड़ दिया और लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। बाजार के पास आने से इन्होंने व्यापारिक कार्य से प्रारंभ कर दिए तथा सरकारी प्रयासों से शिक्षा व चिकित्सा से इनके जीवन में आमूल परिवर्तन